अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आप सबसे छुपे नहीं हैं। जिस किस्म की हमारी इस वक्त ताल्लुकात हैं, उस हवाले से आज दो बड़ी अहम बातें सामने आई हैं। एक तो DGISPR की जानिब से कौमी सलामती पर कुछ रोज़ कबल यानी 25 नवंबर को जो सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया था, उसका बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी जानिब से आया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तालिबान रजीम जो अफ़गानिस्तान में है वो ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, ना सिर्फ ख़ित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन गई है। उनका कहना था कि तालिबान रजीम नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल रही है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे लोग हैं तो हमारे हवाले करें, वो भी नहीं करते। फिर इसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो कि तालिबान की रजीम जो सपोर्ट करती है उसका पूरा हवाला दिया, ऑपरेशंस जितने हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, उसकी तफसील दी, बल्कि साथ में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसकी तरफ भी उनका इशारा था कि उनकी जानिब से जिस कदम के इक़दामात उठाने चाहिए हैं दहशतगर्दी को रोकने के लिए, वो शायद नहीं उठाए जा रहे। जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका भी उन्होंने हवाला दिया। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि जो पेड कस्टम गाड़ियां हैं उनका जो इन्फ्लक्स नज़र आता है, इसके साथ जो पॉलिटिकल टेरर नेक्सस है, क्राइम नेक्सस, उसका उन्होंने हवाला दिया। और फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया, जिसमें तमाम तर जमातें मुत्तफिक थी, जिस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमल दरामद हो रहा है या नहीं। फिर इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो अभी रिसेंट दौरे किए उस पर एक तफसीली उन्होंने ब्रीफिंग दी। और अफ़गानिस्तान के जिक्र के हवाले से उनका साफ अल्फाज में ये कहना था कि जब वो भी अफ़गानिस्तान गए तो उन्होंने ये कहा कि TTP को हमारे हवाले करें या फिर उनके खिलाफ एक्शन लें। और अपने इस दौरे में भी अफ़गानिस्तान से बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो पाकिस्तान पे है उसका भी उन्होंने तफसील से तस्करा भी किया है। आज इसी उमूर पर हम बात करते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, जिस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही TTP को भी एक तरह से फ़रोग़ दे रहे हैं और वो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए अब ख़तरा बनते जा रहे हैं, तो क्या इस रजीम को तब्दील करने से ही अब मसले का हल निकलेगा, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए? हमारे साथ इन फोकस हैं ताहिर खान साहब, माहिर अफ़गान उमूर, सीनियर तज्ज़िया निगार, और उनके साथ हैं हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का फॉर जॉइनिंग अस। ताहिर साहब, क्या आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब ने भी दुनिया में जाकर उजागर कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और हमने हत्तुल इम्कान कोशिश भी की अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत के लिए, सालसी भी हमने इस्तेमाल किए, और जो पैगाम दिया है DGISPR की जानिब से भी जो ऑफिशियल एलामिया आया है, तो क्या आप समझते हैं कि तालिबान रजीम अगर बदल जाती है, यानी अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हो जाता है, तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में गिला मौजूदा जो हुकूमत है काबुल में उनसे है पाकिस्तान का, और लेकिन पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब गुज़िश्ता बिलखुसूस अशरफ गनी साहब की हुकूमत के दौरान भी, करज़ई साहब की हुकूमत के दौरान भी किसी हद तक, क्योंकि मसला जो पेचीदा हुआ था वो बाद में हुआ था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के गिले शिकवे होते थे। हालांकि जब तालिबान ने जेल तोड़ दिए थे तो तकरीबन 2000 के लगभग TTP के लोग जेलों में थे। लेकिन हमने माजी में भी, हमारा यही एक बयानिया यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था कि जो पाकिस्तानी ग्रुप्स है उनको इंडिया सपोर्ट करती है, ये हमारा पहले बयानिया था। हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि जब तालिबान ने जेल तोड़ी, जिस तरह मैंने कहा, उसमें उसके लीडर्स भी थे। उसमें मौलवी फ़कीर भी था जो कि TTP कलअदम के साबिक नायब अमीर भी थे। तो अब ये है कि एक तालिबान रजीम आप बोलते हैं और उसको तब्दीली की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो तब्दीली वाली चीज़ है ना, ये अफ़गान अवाम पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको डील करते हैं। एक बात पाकिस्तान को तो यही तवक्को है, अगर अफगानिस्तान में तब्दीली आती है तो शायद जो अभी पाकिस्तान, जिस तरह के सरदार साहब ने खुद कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में या जब से तालिबान ने टेक ओवर किए 4000 यहाँ सिक्योरिटी पर्सोनल वो शहीद हुए हैं, 20,000 तक लोग ज़ख्मी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग ज़ख्मी हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। और मेरे ख्याल में
और उसने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ इनमें इजाफा होता है। और फिर मायूसी का उसने ये भी कहा कि बार बार अपने दौरों का भी जिक्र किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो एक नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट, वो बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब है कि वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा। और इसी वजह से पाकिस्तान ने पहले तो अफगान अबूरी हुकूमत कहा करते थे, अब तालिबान रजीम कहते हैं। और 13 अक्टूबर का बयान मुझे वजारत खारजा का याद है कि जिसमें एक ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि अफगानिस्तान एक दिन आज़ाद होगा, वहाँ पर एक नुमाइंदा हुकूमत होगी। तो पाकिस्तान की तो शायद यहाँ पर ये सोच पैदा हुई हो कि मौजूदा सिस्टम के साथ अफगानिस्तान में ये बिल्कुल नहीं चल सकते, और इसी वजह से इनकी ख्वाहिश है। लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये तब्दीली जो पाकिस्तान की अगर ख्वाहिश है वो होती है नहीं होती, कि इस वक्त तालिबान से तो पड़ोसी भी नाराज है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रिजीम की बात कोई करता है कि नहीं करता, ये अभी मतलब है कि ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इसी सोच में। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ताहिर साहब ने बिल्कुल सही हवाला दिया। आपको याद होगा अशरफ गनी की हुकूमत हो, हामिद करजाई की हो, उस वक्त भी पाकिस्तान में एनडीएस के साथ और रॉ का नेक्सस और किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ काम होता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि तालिबान रजीम जो है, जो इस वक्त अफगानिस्तान पर बुरी हुकूमत के तौर पर कायम हुई, और उसका भी हम बार बार हवाला देते हैं कि दे वर सपोज टू हैव ए ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, लेकिन वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन चुकी है और दुनिया के लिए बन चुकी है। तो अब क्या हम ये कह रहे हैं, और ये हमारी अब ये वाज़ेह पोजीशन है कि तालिबान रजीम, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी कर रही है, न सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है जी कि वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटी भी बड़ी डाउटफुल है उनको रेन इन करना। उनकी कंपल्शन है कि जिस किस्म की वहाँ पे वार इकॉनमी है और उनका जितना कंट्रोल है, वो हमारे लिए उन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ झगड़ा मोल नहीं ले सकते। और न सिर्फ टीटीपी बल्कि बहुत से स्ट्राइप्स एंड ह्यूज के टेररिस्ट्स हैं वहाँ पे। ETIM है, IMU है, अल-कायदा है और दीगर भी बहुत से स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो एक इस वक्त इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल कोलैप्स कर चुके हैं अफगानिस्तान में। तो धड़े बंदियाँ हैं, ये एक किस्म का स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर का जो माखज़ है मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंज़ादा की ज़ात, वो एक धड़े की सूरत में आप बदल चुके हैं। और दीगर भी जो इसमें स्प्लिंटर हैं विदिन पश्तून्स, उसके बाद जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो इस वक्त आई थिंक दे आर कीपिंग देयर पाउडर ड्राई। वो सुसाइड बॉम्बर्स की खेप पैदा कर चुके हैं। 2700 तो वहाँ पे मदरसे अभी क्रिएट हुए हैं नए, और उसमें से वो जो रिक्रूट निकल रहे हैं वो किस किस्म की आइडियोलॉजी होगी वो आप बेहतर समझ सकते हैं। और उनका कोई इस वक्त सिफारती नज़ाकतें या स्टेट क्राफ्ट वो तो उससे वैसे ही नाबल्द है। तो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, हैचरी बन चुका है दहशत गर्दों की। और पाकिस्तान को नेचुरली कंसर्न है, बॉर्डर कंट्रोल्स टाइटन किए हुए हैं, मगर ये बहुत बड़ा 229 किलोमीटर का बॉर्डर है जी। और उस पर 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उनकी साइड पे, तो 300-400 हाफ हार्टेड क्रॉसिंग जो चेक पोस्ट हैं। पाकिस्तान की 1450 के लगभग हमने चेक पोस्ट बनाई हुई हैं। ठीक है। अब वहां से तो वो नहीं उसको रोक रहे, अगर वो नहीं रोक रहे तो दैट मींस कि दे आर कॉम्प्लिसिट। ओके, देखिए ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की ना ताहिर साहब, आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो भी कई मरतबा कह चुके हैं, और PTI के कई लोग ये कह चुके हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट काम किसका है, वो ये सवाल उठाते हैं। लेकिन DGISPR का जो एलामिया है उसमें उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि देखिए, एक तो जो बॉर्डर होता है, दोनों ममालिक जो इस बॉर्डर के लेफ्ट राइट होते हैं, उन दोनों का ये फ़र्ज़ होता है। यानी कि आपको याद होगा, बल्कि आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम आप ही से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो जो काउंटर टेररिज्म का एक फ्रेमवर्क था, वो अशरफ गनी की हुकूमत हो या हामिद करजाई की हो, एग्जिस्ट करता था। यहाँ पर जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वहाँ से आने दिया जाता है। फिर आते इस सूबाई हुकूमत की तरफ जिसका कि जिक्र किया DGISPR ने, वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस किस्म की सर्वेलेंस दरकार है या फिर जो पोलिटिकल क्राइम नेक्सस है नियर द बॉर्डर्स, उसकी वजह से या इंतज़ामी अदम ढांचा होने की वजह से टेररिज्म में इजाफा हो रहा है, और शायद वो बेनिफिट्स हम रीप नहीं कर पा रहे जो हम इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में कर सकते थे। तो ये वैलिड एतराज़ है उनका।
मैं इस सवाल के जवाब में अपनी जो मेरी सोच है वो आपके साथ शरीक करूंगा। वो ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, मरकज़ी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सबको एक पेज पे आना पड़ेगा और आना चाहिए। क्योंकि अगर मसले का हल है तो अगर मैं एक बात करूं, मैं ब्लेम को शिफ्ट करूं उस पे, वो कहेंगे नहीं ये तो मरकज़ का काम है, ये तो मिलिट्री का काम है, तो शायद फिर हम अपना जो एक मकसद है कि इस जो काउंटर टेररिज्म है उसको मौसर बनाने के लिए या मसले के हल के लिए, मेरे ख्याल में अगर हम इसी में लगे रहें तो शायद हम दूर हो जाएं। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो आईन में है कि कौन सी, और इसमें मेरे ख्याल में अगर हम एक पेज पे नहीं आते इस मामले पे, तो जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है तो शायद उसमें फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। एक तो चैलेंज हमें अफगानिस्तान का है, फिर अगर इंटरनल भी ये वाला मामला हो तो हम फोकस नहीं कर सकेंगे कि हाउ टू प्रोसीड और पेशरफ्त हो इन मामला में। तो मेरे ख्याल में इसको देखना पड़ेगा कि पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयानात से मामलात हम हल की तरफ जाएंगे या पेचीदगियाँ पैदा होगी, इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत को हम वो नहीं अपनी जिम्मेदारी से वो एब्जॉल्व नहीं है, वो उससे मुबर्रा नहीं है कि उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो पूरा न करे। इसी तरह अगर बॉर्डर वाली बात हो तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और ये बात अहम है और ये आपकी नहीं है। मुझे याद है कि अशरफ गनी के दौर में भी जब ये फेंसिंग हो रही थी और हम ये 2 मरतबा गए थे, ये फेंसिंग उस वक्त कुछ हो गई थी कुछ नहीं हुई थी, पाकिस्तान के उस वक्त से शिकायत थी कि हमने अपने साइड पे काफ़ी फोर्स बनाए हैं, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स पोस्ट बनाए हैं, चेक पोस्ट बनाए हैं, लेकिन गिला उस साइड से होता था कि वहां से उस तरह एक्शन नहीं होता, स्टेप नहीं लिए जाते। बल्कि पाकिस्तान ने ऑफर भी किया था कि अगर उस वक्त पुरानी हुकूमतों की बात कर रहा हूं कि अगर वहां मसाइल है तो हम तैयार हैं। यही गिला शिकवा अब उस वक्त वो पुरानी हुकूमत कहा करती थी अशरफ गनी की, जी वो जो बॉर्डर एरिया से वो तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन अब सूरत हाल वो नहीं है। अब तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है, बॉर्डर रीजन भी कंट्रोल में है, तमाम सूबे 34 अफगानिस्तान के उनके कंट्रोल में है। अब अफगान तालिबान के पास कोई एक वो नहीं है, यानी बहाना या एक्सक्यूज कि वो नहीं कर सकते। सही उस वक्त मौसर होगा मामला कि पाकिस्तान के साइड पे जो सिक्योरिटी स्टेप्स है, फेंसिंग है, अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, कैमरेज लगे हुए हैं, अगर उस साइड पे कुछ ना कुछ इसी तरह एक्शन हो तो शायद तब्दीली आ जाए उसमें सूरत हाल में। ओके, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब और ताहिर खान। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए आपने कहा ना कि ये एक हैचरी बनती जा रही है कि जहां पर दहशतगर्द ट्रेन भी हो रहे हैं और न जाने अब क्या आइडियोलॉजी लेकर आएंगे। तो दुनिया इस हवाले से हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जैसे इसाक डार साहब ने आज सबको ब्रीफ किया कि उन्होंने EU में भी जिक्र किया, मॉस्को में भी जिक्र किया, और जाहिर है कि जहां जहां जा रहे हैं तो व्हाट आर वी लुकिंग एट राइट नाउ। क्योंकि अमेरिका में भी आपने देखा कि नेशनल गार्ड्स पे जो हमला हुआ, ताजिकिस्तान में जो कुछ हुआ, इस सब में चाइना कैसे है फिट इन होता है, और दूसरा हम क्या समझ रहे हैं। क्योंकि इससे अब जो बयानात हैं उससे तो ये साफ लग रहा है कि जितना इंडिया हमारा दुश्मन है उतना ही ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारे लिए अब एक प्रॉब्लमैटिक और एक तरह से इट्स बिकमिंग लाइक एन एनिमी। देखिए, ये वो हैकनाई किस्म की एक स्टेटमेंट आती है ज़्यादातर BBC पे कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। तो मैं तो वही सिनेरियो देख रहा हूँ। अभी तालिबान रेजीम ने कोई 3,000 के लगभग जो हार्ड बॉयल्ड दहशतगर्द थे जेलों से छोड़ दिए, और उनको भी अपने या वो किसी न किसी ग्रोह को ज्वाइन करेंगे और इसमें तेज़ी आएगी। मगर खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान ने इस वक्त एक बेहतर रिजॉल्व है, एटलीस्ट आर्म फोर्सेस की सतह पर और फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पे आपने देखा होगा पिछले 3-4 हफ्ते में बड़ा एक पांसा पलटा है और लगातार उनको लॉसेस हो रहे हैं फितनतुल खारिज को। अभी 2-3 दिन पहले भी 22 तहते हुए, और अब ये पिछले 4 हफ्तों से ये जौहरी तब्दीली आई है, क्योंकि इस वक्त हमने स्पेशल फोर्सेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया है, वेपनरी बेहतर की है, सर्वेलेंस निज़ाम बेहतर किया है। तो वी आर टाइटनिंग द न्यूज़ अराउंड देम इंटरनली। एक्सटर्नली आपकी बड़ी अहम चीज़ है कि उसके अंदर क्या अभी अमल होगा। मेरे ख्याल में तो ये इनके अंदर से जो धड़ेबंदियाँ हैं, इंटरनल इम्प्लोजन, इसको लगता है कि इनएग्जॉरेबल है, वो होना है। जब वो होता है तो मेरे ख्याल में जो रीजनल ममालिक हैं उनके मुफादात पे डायरेक्ट जख्म पहुंच रही है इंस्टेबिलिटी से।
चीन के जो मुफादात हैं मिनरल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ईरान के सिक्योरिटी खदशात हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की एक ख्वाहिश है इक्तिसादी राहदारियों की, ट्रांस अफगान रेलवेज एंड ऑल, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रही बिकॉज ये इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान तो वैसे ही मल्टी डायमेंशन पे है। अब एक रीजनल अप्रोच की जरूरत है। हमारे पास एससीओ का फोरम है, उसका रीजनल एंटी टेररिज्म एक उज्बेकिस्तान बेस्ड एक है, मगर मैं समझता हूं कि हमें सबको एग्जर्ट करना है प्रेशर। हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोका हुआ है, अगर ईरान खोल दे तो वो असर नहीं होगा। तो इट्स देयर इज अ नीड ऑफ रीजनल सोल्यूशन, और इंटरनली हमें कंसिस्टेंट रहना है। अपनी जो इस वक्त बेहतर हमने वो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इख्तियार की है, सही, तो उससे बेहतरी आ सकती है। ताहिर साहब, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। तो इसमें देखिए, चाइना इस रीजन का एक मेजर प्लेयर है, उसकी जानिब से एक तरह से ज्यादा वोकल नहीं है वो इस बात में, जबकि उन्होंने सीपेक ले जाना था अफगानिस्तान। नहीं, चीन, मेरे ख्याल में चीन को तशवीश है, लेकिन चीन की जो डिप्लोमेसी है वो खामोश डिप्लोमेसी होती है। और यहाँ पर देखें ना, तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले चीन के जो नायब वज़ीर ख़ारिजा है वो इस्लामाबाद आए थे, और उसी वक्त स्पेशल एनवाय को उन्होंने काबुल भेजा था। उनकी तो वहाँ से खबर आ गई, लेकिन इस्लामाबाद में इतनी अहम शख्सियत आई थी, किसी दोनों साइड ने उस पर मुत्तफिक थे कि ज़रूरत नहीं है खबर देने की, इसीलिए वो आए थे कि वो भी रिकन्सिलिएशन में उनका हिस्सा हो। चीन क्या, थोड़ा सा कल भी देखा ना, उनके चीन सफारत खाने का जो बयान जारी हुआ है वहाँ पर दोशंबे में ताजिकिस्तान में, तो वो बयान बिल्कुल उस तरह नहीं है जिस तरह की आप तवक्को कर सकते हैं। तो उनका मेरे ख्याल में एक अपना स्टाइल है कि कुछ मामलात में वो उस तरह नहीं बोलते जिस तरह की मैं और आप हमें तवक्को होती है। लेकिन एक बात आखिरी, जिस पे जिनके मसाइल होना, अब मसला तो पाकिस्तान का हमारा है ना। इसहाक़ साहब ने कहा कि 4,000 शहादतें हुई है गुज़िश्ता 4 सालों में, 20,000 लोग जख्मी हुए पाकिस्तान के, तो मसला हमारा है इसी वजह। और यही तो एक गिला शिकवा भी कभी कभी होता है, जिस आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के ओकल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं इस पर अगर आपके साथ कोई बोलता नहीं है और आपका वो हिमायत नहीं करता, तो मतलब है कि एक सवाल भी होगा और लोग नाराज़ भी होंगे। और क्योंकि यही सोच इस्लामाबाद में डेवलप हो रही है कि शायद वो जो पहले पाकिस्तानी इत्तेहादी था उनको छोड़ दिया गया है, बस खुद ही फेस कर रहा है। तो मेरे ख्याल में चीन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल उनका बनता है कि दीगर ममालिक का भी बनता है कि वो पाकिस्तान की यही जो सोच है, यही जो आज इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर हम तो बस अकेले होंगे इस मामले को। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपका, ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मुल्क की मईशत के हवाले से IMF की जो गवर्नेंस और करप्शन की रिपोर्ट आई, और उसके बाद फिर लेबर सर्वे और फिर तवातुर से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ दीगर माहिर माशियात ने इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में आवाज़ उठाई, बल्कि स्टेट बैंक के गवर्नर हों या फिर SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर, सबकी जानिब से तनकीद की गई है। जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए तजावीज़ भी दी गई हैं। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब ने रवां हफ्ते जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि गढ़े से निकाल कर इस मईशत को अब ऐसा ज़रूर कर दिया गया है कि इकॉनमी टेक ऑफ पर है। इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, माहिर माशियात हैं। बेहद शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, SIFC की जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, उनका कहना है कि सुपर टैक्स के खात्मे और जो ओवरऑल टैक्स की शरह है उसको अगर कम नहीं किया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2023 में SIFC का क़याम हुआ था और IMF के उस गवर्नेंस और करप्शन की जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें भी SIFC की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए गए हैं। 2023 से लेकर और आज के दम तक अब खुद SIFC भी हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कोऑर्डिनेटर ने कहा है SIFC के जो हैं, उन्होंने जो बात कही है वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब है। देखिए, हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सनती शोबा जो है वो पिछले कुछ सालों से बिल्कुल अटका हुआ है, उसमें कोई इजाफा नहीं है पैदावार में। ठीक। और ये बहुत परेशान कुन सी बात है कि वो सेक्टर जो एक ज़माने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता था और उसकी वजह से पाकिस्तान का शरह नमू 5-6% हो जाता था, वो अब सिलसिला ख़त्म हो चुका है पिछले कुछ सालों से। सही। तो SIFC साहब के कोऑर्डिनेटर, SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो जिक्र किया है वो बिल्कुल इस तरह से मुनासिब है
कि हमारा सनती शोबा जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस पर जो टैक्सेस का बोझ है वो बाकी इकोनॉमी से 4 गुना है, 4 गुना। 4 मोस्ट हेवी टैक्स्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी। द टाइम हैज कम कि अगर आप उसको सांस देना चाहेंगे कि कुछ खड़ा हो सेक्टर हमारा, तो टैक्स के बोझ को कम करके दूसरे सेक्टर्स में बहुत जरूरी है कि आप टैक्स के निज़ाम को फैलाएं, टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। तो फिर आपके शरह नमू में इजाफा हो सकता है। तो सर लेकिन सवाल तो फिर ये उठेंगे कि SIFC जिसका कयाम 2023 में हुआ था और जिसका काम भी इन्वेस्टमेंट लाना था मुल्क के अंदर, तो वो अगर बिल्कुल सही उन्होंने निशानदही की है, तो आई एम श्योर कि ये निशानदही 2023 ऑनवर्ड्स 24-25 में की गई होगी, अभी 25 में तो की है। क्या वजह आप समझते हैं कि हुकूमत ने अब तक इस पर काम नहीं किया है? और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने कहा हमने अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दिए हैं, अब ज़रूरी ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट्स को आगे लेकर जाना चाहते हैं या सनती पहिया आगे चलेगा, तो उसके लिए हुकूमत मिलकर बैठकर हमारे साथ अपनी पॉलिसीज़ तरतीब दे। बात दरअसल ये है कि पिछले 2 साल में अफसोस की बात यह है कि बाहर से सरमायाकारी बहुत कम हुई है पाकिस्तान में। हमारी उम्मीद ये थी कि इंशाल्लाह जब SIFC कायम हुआ, एक बहुत ही पावरफुल इदारा, कि वो कोशिश करके यकीनन हमारा, उन्होंने खुद जिक्र किया एक मरतबा कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तकरीबन $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं सालाना जी। बड़े मुश्किल से 1.5 से 2 अरब इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अब एक नया खतरा पैदा हो गया है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो छोड़ के जा रही हैं। ये तो बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट है और बहुत ही परेशान कुन बात है। अभी एक बहुत बड़ी कंपनी, कंज्यूमर कंपनी जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो छोड़ के चले गई है। तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है जो हम सब सोच रहे थे कि SIFC के बनने के बाद होगा। ओके तो सर फिर हुकूमत की तरफ अगर हम आए तो वो कौन से लाला लैंड्स में हैं कि जिसके अंदर वो कहती है कि मईशत मुस्तहकम हो गई है, नवाज शरीफ कहते हैं इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, और हुकूमती वुज़रा सिर्फ ये बताते हैं कि तमाम तर इशारिया बेहतर हो गए हैं। देखिए 2-3 इशारिया यकीनन बेहतर हुए पिछले साल और उनको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। उससे माशी हालात में कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आई है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि हमारा जो अफरात ज़र की रफ्तार है, अल्लाह के फजल से पिछले साल बहुत कम हुई। 2023-24 में ये 23% था और पिछले साल 24-25 में ये गिरा के बहुत 4.5% पे आ गई। ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि स्टेबलाइजेशन का मूव था। दूसरी तरफ हमारा जो तिजारती खसारा है वो बिल्कुल डेफिसिट में रहता था। उस पहली दफ़ा पिछले साल सरप्लस में आया है $2 अरब का, और उसमें तकरीबन $8 अरब के रेमिटेंसेस में इजाफे की वजह से हुआ है। तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो स्टेबलाइजेशन की तरफ ले गए हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड इस प्रोसेस को हासिल करने के लिए वगैरह वगैरह अपने इक़दाम जो हुए हैं, उसके नतीजे में शरह नमू जो है वो 2.5% पे 3% की रेंज में आ गया है, बहुत ही कम है। उसके नतीजे में बेरोजगारी में नुमाया तौर पर इजाफा है और गुर्बत के लेवल में बहुत ज्यादा इजाफा है। तो अब टाइम है कम कि बैलेंस्ड ग्रोथ विद सम स्टेबिलिटी और ग्रोथ रेट को 4 से 5% तक ले जाना बहुत जरूरी हो गया है। ओके जब आप ये कह रहे हैं, और आपने भी कहा कि टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, क्योंकि जो जिस तरह से टैक्स किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आपने कहा जो सबसे ज़्यादा है, तो क्यों हुकूमत इस टैक्स बेस को बढ़ा नहीं पा रही? क्योंकि वो सैलरीड क्लास पर भी बोझ डालती है, वो सुपर टैक्स की सूरत के अंदर भी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर डालती है, कॉर्पोरेट टैक्स में इजाफे हैं। तो आपको आपके नज़दीक जो अनटैक्स्ड अभी भी सेक्टर्स हैं उनको टैक्स नेट में लाने में कहाँ मुश्किल आती है हुकूमत को, और क्यों आती है? देखिए 3 शोबे हैं जिसमें टैक्सेशन का निज़ाम बहुत कम है। सबसे पहले मैं जिक्र करूं प्रॉपर्टी।
रियल एस्टेट। राइट। इस वक्त रियल एस्टेट में एक बूम है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे तकरीबन 5 से 6 मुख्तलिफ टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी पर। मगर आपको हैरत होगी सुन के कि हमारी टोटल रेवेन्यू इस सेक्टर से जो माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उसमें कुल हमारी रेवेन्यू जो है वो मुश्किल से 200 अरब है। सिर्फ 200 अरब। सिर्फ 200 अरब। अब हैरत होगी जबकि आपका टोटल रेवेन्यू पिछले साल 11,700 अरब के करीब था जी। दूसरी तरफ जो एक और शोबा है जिसको हमने थोड़ी सी कोशिश की पिछले साल से और उससे पहले, और वो है आपका तिजारती निज़ाम, यानी कि होलसेल रिटेल ट्रेड। राइट। ये सेक्टर कुल पिछले साल 76 अरब सिर्फ दिया है। मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर 76 अरब। ये तो शर्मनाक है। ये तीसरा जो आखिरी फिगर है और सेक्टर है जिस पे पिछले साल आईएमएफ के प्रेशर पर लॉज में तब्दीली लाई गई है, और वो है आपका ज़र्री शोबा। बड़े किसानों पर टैक्स लगाने का प्रोग्राम बनाया गया, मगर इस साल जो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का चारों बजट टारगेट देखें इस साल का तो खींच खांच के मुश्किल से 20 से 25 अरब इतने बड़े सेक्टर से हासिल करने हैं। 20 से 25 और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से क्या बताऊं आपको, हजारों अरब आप उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है डॉक्टर हफीज पाशा, माहिर माशियात। सर, अगर यही तरीका कार रहा और आईएमएफ ने भी कहा कि कम से कम अगर इन 15 नुकात के ऊपर अब से जो इस्लाहाती एजेंडा है उसका आगाज़ कर दिया जाए, तो 5 से 6 साल के अंदर हम देखेंगे कि शरह नमू में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें बेहतरी आ सकती है। सो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज यू बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर सम टाइम ऑल्सो, तो क्या वजह है कि हम इस्लाहात नहीं कर पा रहे या ये हुकूमत नहीं कर पा रही, जबकि ये तो मजबूत हुकूमत है? देखिए, बात यह है कि आईएमएफ ने पहली दफ़ा कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो पिछले 24 प्रोग्राम में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, और इसमें जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में एक बहुत ही नुमाया तौर पर एक बहुत ही नई और मुनासिब बात की है, और वो है आपका एलीट कैप्चर, यानी कि अशरफिया जो हैं पाकिस्तान के, वो किस तरह मुल्क के भलाई के लिए नहीं काम करते बट अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। उन्होंने 2-3 नुमाया तौर पर एग्जाम्पल दिए। एक तो चीनी का बरामदात जो करते हैं ताकि कीमतें बढ़ें और प्रॉफिट्स बहुत बढ़ जाएं, उसका एग्जाम्पल दिया है। दूसरा, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह कहा है कि प्रोजेक्ट्स वही होते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पे एक बड़ा पॉलिटिशियन या एक बड़ा सिविल सर्वेंट हो। तो इस तरह के बायसेस उन्होंने बताए हैं, और ये लैंग्वेज पहली दफ़ा आईएमएफ ने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। और अब देखना ये है कि क्या होता है। ये 15 रिफॉर्म एजेंडा जो है, क्या आईएमएफ इस पर इंसिस्ट करेगा, या एक किताब रिपोर्ट लिखी गई है, कुछ हफ्तों के बाद हम सब उसे भूल जाएंगे? सर, हम तो भूल जाएंगे, लेकिन दुनिया में तो ये पढ़ी जाती है, और अगर दुनिया से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो क्या उनके लिए ये एक अलार्मिंग रिपोर्ट नहीं होगी? यकीनन। और इसके साथ साथ देखिए, इससे पहले एक बात वाज़ेह तौर पर आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में एक बड़ा अहम इंडेक्स है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। जी बिल्कुल। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल पेश करता है दुनिया के 180 ममालिक के लिए। आपको शायद अंदाजा हो कि पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत नीचे है। हम 135वें पोजीशन में हैं। 100 के स्कोर में से हमारा स्कोर सिर्फ 27 है। तो यानी कि परसेप्शन ग्लोबली ऑलरेडी ये था कि पाकिस्तान में करप्शन का लेवल ना सिर्फ ज़्यादा है बट बढ़ता गया है, और आईएमएफ ने अब आकर सब्सटैंशिएट किया है कि किस तरह से करप्शन होता है। सर, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क, बिकॉज गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि 25 करोड़ से ज़ायद अवाम के लिए ये जो मुआशी ढांचा है
ये सही तौर पर फंक्शन नहीं कर सकता। एंड इवन ही पॉइंटेड आउट अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट नीड्स टू बी मेड। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर अभी भी हम किसी किस्म के कोई चेंजेस नहीं लाते इस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के बाद, इन तमाम लोगों की आइडेंटिफिकेशन के बाद, तो क्या देखते हैं आप? प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम चलता रहेगा और बस इसी साइकिल में हम रहेंगे? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के पास अब गुंजाइश नहीं है। आपके बेरोजगारी का पैमाना 22% तक जा चुका है पॉपुलेशन सेंसस के तहत। आपके बेरोजगारी ये गुर्बत का पैमाना तकरीबन 45%, यानी कि 111 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं जी। और इस हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का पैमाना 25 मिलियन तक जा चुका है। ये ऐसे आदाद शुमार हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तेजी से बढ़ते हुए नजर नहीं आए थे। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दी पावर्स दैट बी, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक बड़ा सीरियस चार्टर बनाकर पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ, सख्त से सख्त रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता वापस लाना है और शरह नमू को फिर वापस 5 से 6% पे ले जाना है, गुर्बत ख़त्म करना है और बेरोज़गारी को कम करना है। ये सब बहुत बहुत ज़रूरी हो चुका है। आपके इस वक्त बेकार नौजवान की तादाद 18 मिलियन हो चुकी है। ये नंबर्स मैंने 30 साल से ज़्यादा पाकिस्तान पर रिसर्च किया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह के आदाद शुमार मैंने कभी नहीं देखे। बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ तक के हालात पहुँच चुके हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने ये कहा कि अगर इस वक्त जो जिनके पास ताकत है, अगर उन्होंने मिल कर के तमाम जमातों के साथ एक चार्टर नहीं होता तो ये मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे। यानी इन अदर वर्ड्स कि वो जो एलीट कैप्चर का जिक्र IMF की रिपोर्ट में हुआ है, अपने फ़ायदों को छोड़कर मुल्क के मफाद के लिए, माशी इस्तेहकाम लाने के लिए उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर काम करना होगा। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।